हर इलेक्शन के बाद उठने वाली धांधली के शोर से बचने के लिए इंतखाबी इस्लाहात का शोर है। टेक्नोलॉजी के दौर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक देने की बात हो रही है। अहम पेशरफ्त अलबत्ता ये हुई है पिछले कुछ दिनों में कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर मुत्तफिक हो गई है। दूसरी जानिब कल इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक टेक्निकल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें यह कहा गया कि इंतखाबात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी चाहिए, मगर जो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर लगाए हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर दूर किया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर ये एतराज़ात दूर कर लिए जाते हैं तो क्या इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपोजिशन के लिए काबिल कबूल हो जाएगी, और क्या जो अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात चाहती है वो क्या है। इसके अलावा नून लीग के अंदर जो आवाज़ें कुछ उठ रही हैं उसके हवाले से भी हमने बात करनी है। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। आते हैं इन सारे मामलात पे, आपसे तो बड़ी डिटेल में बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू होती है, लेकिन एक चीज़ जिससे आगाज़ करना चाहेंगी, कल की लेटेस्ट ये थी कि शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, जिसमें उन्होंने कहा हमने आटा सस्ता कर दिया, इतनी मिलियन की सब्सिडी दे दी, इतना टन जो है वो केपी को जा रहा है, इतना टन आटा जो है वो पंजाब को जा रहा है। इकनॉमिकली सब्सिडी देना आवाम की मुश्किलात में आसानी करेगा। आप यहाँ से बाहर निकले, बाएं मुड़े, अब पारा में सब माल मिलता है, कीमत पता कर लें। सही मुझे को बताया ना, 53 रुपए की जो चीनी बन के बिकती थी 2018 में, वो क्यों आज 110 रुपए 120 रुपए की बिक रही है? इसका कोई जवाब नहीं है। कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, कोई मसला नहीं हुआ, डबल हो गई, आटा डबल हो गया। तो फिर ये वजह क्या होगी? क्या माफिया जो है वो सरगर्म हो गए हैं? नहीं, वजह देखिए सप्लाई डिमांड की इशू होता है। आप जब झूठ बोलेंगे कि मुल्क में 27 मिलियन टन गंदम हो गई है, जबकि 24 हुई थी 2017 में और उसमें से 3 एक्सपोर्ट की गई थी, तो 27 से सरप्लस होना चाहिए था, लेकिन है शॉर्टेज है। जब शॉर्टेज होगी तो करना पड़ेगा। नहीं तो वो फिर बम्पर क्रॉप जो ये कहते रहते हैं कि बम्पर हुई है, बम्पर तो नहीं हुआ ना, मैं यही कह रहा हूँ। आप इदाद शुमार झूठ बोला जाता है, इदाद शुमार गलत बताए जाते हैं। 27 मिलियन टन बनाकर भी आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, 24 में एक्सपोर्ट हुई थी। ये बदनसीबी है आज की कि आप किसी बात पे एतमाद ही नहीं कर सकते। तो ये नंबर्स जो हैं ये इतने ज़्यादा फोर्स्ड होते हैं और इसको पकड़ने वाला भी कोई नहीं होता। तो कैसे पकड़ेंगे? आप जाके गिनेंगे 27 मिलियन टन कहाँ पर हुई है? यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन हकाइक नजर आ जाते हैं। आज हम शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हासिल क्या हुआ? पाकिस्तान के अवाम कीमत दुगनी दे रहे हैं और मुल्क इंपोर्ट किए जा रहे हैं। जो सब्सिडी है वो फिर तो इस सूरत हाल में और नुकसान। सब्सिडी आप किसको देंगे? कहाँ से देंगे? कर्जा लेके सब्सिडी देंगे? सब्सिडी अगर आप देते हैं कितने लोगों को देंगे? ये बदनसीबी है कि आज हम वो बातें करते हैं जिनका ना सिर होता है ना पैर होता है। तो फिर तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मसला हुआ ना। इकोनॉमिक मैनेजमेंट बिल्कुल तबाह हाल है। आप देख लें कितने वजीर तब्दील हुए हैं, कितने FBR के चेयरमैन तब्दील हुए हैं, कितने SAPM आए और गए हैं। ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। और मुल्क के आप कोई इकोनॉमिक पैरामीटर, कोई पैमाना मईशत का देख लें, हर पैमाना जो है 2018 से कम है। लेकिन एक चीज़ और भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो डर है कि 5% तक हमारा ग्रोथ रेट चला जाएगा और जा रहा है उस डायरेक्शन में, तो मुझे डर है ओवरहीट ना हो जाए हमारी इकोनॉमी। जी, ओवरहीट क्या होती है? आपको आपकी इकानमी चाहिए कम से कम 7%। अगर आप 5 साल के लिए मेंटेन कर लें, आपके अक्सर मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अब मसाइल इतने बढ़ गए हैं, आपका कर्जा इतना बढ़ गया है, आपकी मईशत इतनी कमज़ोर हो गई है कि इसके लिए तो बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। और वो ड्रास्टिक स्टेप्स आएंगे रिफॉर्म्स के थ्रू। वो रिफॉर्म के जरिए आएंगे। उसकी तकलीफ होती है, उसका बोझ गरीब आदमी पर पड़ेगा। आज भी गरीब आदमी परेशान है। अगर आप मजीद स्टेप्स लेंगे, बिजली आपने महंगी करनी है, 37% आप गैस महंगी कर रहे हैं। कौन सी चीज़ है जो आप सस्ती कर पाए हैं? और ये कह देना जी आटा सस्ता हो गया, लोग तो आटा उसी कीमत पर खरीद रहे हैं। सर हम वो जो अंगूर के गुच्छे की बात कर रहे थे 76,000 रुपए वाला, बस वहाँ तक मामला ना पहुँच जाए। लेकिन अगर हम अंगूर खाने छोड़ दें, आटा तो अब खाना पड़ेगा ना। आटा तो जरूरी, चीनी भी जरूरत है। चीनी छोड़ दें, चीनी छोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल सही, चीनी तो वैसे छोड़ भी देनी चाहिए, या जो भी चीज़ महंगी है उसे छोड़ दें, फिर देखें वो खुद भी जो है वो नीचे कुछ मामला उसका होना चाहिए, आना चाहिए उसकी प्राइस को। अच्छा, अब आते हैं ये जो सारा जो मामला है रिफॉर्म्स का, जो कि इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी इस्लाहात। अब वो जो इस्लाहात है उसकी कमेटी बन गई है, उस कमेटी में क्या होगा? वो जो डेडलॉक था वो उस कमेटी के बनने से कुछ हमें उम्मीद है कि बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो मिशन है वो ये है कि उन इंतखाबात को टेक्नोलॉजी बेस्ड किया जाए। क्या हम देख सकते हैं अगले इंतखाबात टेक्नोलॉजी बेस्ड? देखिए, बात ये है कि इंतखाबी इस्लाहात है ना, इनकी बात हो रही है।
पाकिस्तान की कौन सी इंतखाबी इस्लाहत चाहिए, पहले ये डिटरमिन करें सही है कि कौन सी इस्लाहत चाहिए, उसके बाद उसका हल ढूंढें। आइन को भी पढ़ें। आइन में इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, बिल्कुल ठीक है। वो कैसे करवाता है, उनका आइन कहता है कि इसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन देने पाकिस्तान की आवाम को। दुरुस्त। आप उस पर ठोस नहीं सकते अपनी राय, तो हेल्प कर रहे हैं ना, ये तो ठोस नहीं, थोड़ी आप हेल्प कर रहे हैं। हेल्प भी नहीं कर सकते, वो आपसे हेल्प मांग सकता है। आइन ये कहता है। तो पिछले जितने भी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के तहत हुए हैं, आपको लगता है वो सब साफ शफाफ हुए हैं? नहीं हुए ना, मैं यही कह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने तो सही काम किया ही नहीं कभी। हमारा मसला इंतखाबी इस्लाहत का नहीं है, हमारा मसला इलेक्शन की चोरी का है। तो आपने सबसे बड़ी और पहली इंतखाबी इस्लाहत जो करनी है वो इलेक्शन की चोरी को रोकना है। वो किसने करना है? वो काम है पार्लियामेंट का और इलेक्शन कमीशन का। और नहीं, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन उसकी आपको लेजिस्लेशन चाहिए और वो लेजिस्लेशन बड़ी क्लियर है। नहीं तो लेजिस्लेशन क्या होगी सर? कोई चोर बता के थोड़ी कहेगा कि मैंने चोरी करनी है। मैं बता देता हूँ, जब इलेक्शन चोरी होता है आप आइन की वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, सही है, क्योंकि आइन आपको कहता है कि पाकिस्तान के अवाम को फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेगा, बिल्कुल उनकी राय का एहतराम होगा। जब इलेक्शन चोरी होता है तो आइन की वायलेशन हो गई, उसमें लगाएं आर्टिकल 6 ठीक कि है। जो शख्स जो इदारा आइन इलेक्शन के प्रोसेस में मुदाखलत करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर हाँ। जो भी करे, इलेक्शन कमीशन करे, मैं करूं, डस्का में आप उठाकर ले गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये एक डिटरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, वो सजा आपने जी अनाउंस कर दी। नहीं, यानी आप उसको इक्वेट करें आइन की वायलेशन से। अगर आइन की आपको शिक तोड़ते हैं, आप मुल्क के आइन की नफी करते हैं, आइन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, आइन कहता है कि उस पर आर्टिकल 6 का निफाज होगा। तो इलेक्शन चोरी करना सबसे मैं समझता जुल्म है इस मुल्क के साथ कि आप ये कहें कि यार इस मुल्क के 23 करोड़ अवाम नहीं जानते, मैं जानता हूं, ये आदमी बनेंगे, ये हुकूमत बनेगी। सही। इसकी को रोकने के लिए एक ही आपने स्टेप लेना है, इसके अलावा और किसी स्टेप की जरूरत नहीं है। बाकी भी कर लें, फिर आ जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्योंकि धांधली जो है वो इससे हल नहीं होगी। नहीं, वो जो ठप्पे लगने मुझे धांधली की इतनी आप यकीन करें कि इलेक्शन चोरी का प्रोसेस ना हो, हमारा जो निज़ाम है वो परफेक्ट है। नहीं, वो तो फिर अगर तो दुनिया में चोर ना हो तो फिर तो दुनिया परफेक्ट है ना। मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने एक निज़ाम इलेक्ट्रॉनिक बनाया जिसका कोई सबूत नहीं था, वो रोका गया और रिजल्ट तब्दील हो गए। तो इसलिए जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट लाएंगे वोटिंग के प्रोसेस में, आपको बड़ी ट्रांसपेरेंसी और बड़ी उसकी एक शफाफियत क्रिएट कर और बाय इन क्रिएट कर कि हर आदमी के एतमाद हो इस निज़ाम से मेरा वोट चोरी नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला जब भी जो मुल्क भी गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में, और उन मुल्कों में जहां पर इलेक्शन चोरी नहीं होते, उनका भी सबसे मुश्किल काम ये था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका बाय इन कैसे हो, कि वोटर भी मुतमईन हो, उम्मीदवार भी मुतमईन हो, पॉलिटिकल पार्टी भी मुतमईन हो, मार्शल भी मुतमईन हो। ये एक प्रोसेस होता है, ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। अब इस प्रोसेस के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज तक क्या किया? जब से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था ना कि जी इसको डिजिटल की तरफ लेकर जाएं, आप इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, उन्होंने उस वक्त से लेकर अब तक क्या कर दिया? जी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, उन्होंने शायद कहा हो, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन जो इंतखाबी इस्लाहात 2016 में हुई थी उनके अंदर ये शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स किए हैं, सही है, और अगर आप उसमें खराबियां बहुत सी सामने आई हैं, वो उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी मशीन की बात नहीं है, मशीन एक बड़ा छोटा सा उसका हिस्सा है इसका। हाँ। मशीन तो हर एक बना सकता है, बल्कि पाकिस्तान जो है उसको तो ईवीएम पे जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आपको सीधी इंटरनेट वोटिंग पे जाए, इंटरनेट वोटिंग पे आपके पास फैसिलिटी है। आपका जो नादरा का कार्ड है ये आपको इंटरनेट वोटिंग की गुंजाइश देता है। सही। बहुत किसी बड़े मुल्क के पास ये नहीं है सिस्टम। तो जो आदमी भी शनाख्ती कार्ड रखता है वो ऑटोमेटिकली वोटर बन जाएगा, और वो कहाँ पे वोट देंगे इसका तयन वो कर ले। सही। तो ना वोटर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है, ये आप कर सकते हैं। तो ये चीज जो है वो अब इस कमेटी में डिस्कस होगी, ये आइडिया अच्छा है, होगी, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन में वक्त लगता है। सही है। हिंदुस्तान को 24 साल लगे थे, आज भी मसाइल हैं। लेकिन ये कि टेक्नोलॉजी अब इतनी तेज से चेंज हो चुकी है कि अब आपको चीजें इंप्लीमेंट करने में वक्त कम लगता है। अब हमें 24 साल नहीं लगेंगे, 6 साल लग जाएंगे। नहीं, वक्त आपको चाहिए होता है। ये एक हफ्ते, महीने, 1 साल, 2 साल का प्रोसेस नहीं है। आपने उसको टेस्ट करना है, बिल्कुल, कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। मसलन इंटरनेट वोटिंग में सबसे बड़ा मसला आपको कनेक्टिविटी का आएगा, क्योंकि इलेक्शन ने एक दिन होना है, ईवीएम ने भी एक दिन होना है। ऐसा ही आप ईवीएम लगाएं, बिजली ना हो, आप क्या करेंगे?
वो तो खैर बिजली के अलावा भी चलने वाली मशीन है, इंटरनेट के बगैर चलने वाली मशीन है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का मसला तो इंटरनेट वोटिंग में आएगा। ये मशीन इंटरनेट के बगैर चल रही है, जरूरत नहीं है ना, लेकिन बिजली के बगैर क्या करेंगे, मशीनों का बैकअप कैसे होगा? ये मशीनें बुनियादी तौर पर जहां पर कागज था आपने एक मशीन डाल दी, इसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर तो इतराज भी नहीं होना चाहिए। इसने प्रोसेस को नहीं, इतराज इसीलिए होता है ना कि मैं जब दबाऊंगा मैं शेयर में दबाऊं और वोट गिदड़ तो आपके सामने आएगा ना, वो पर्ची निकलेगी ना उसमें से, आपने शेयर दबाया, शेयर की पर्ची निकली, वो आपने डब्बे में डाल दी। फिर पर्ची मैं खुद ही पर्ची बना दूं ना, पर्ची की कानूनी हैसियत कोई नहीं है। उस पे बार कोड है कहते हैं जी, बार कोड है कहते हैं, वेरीफाई भी हो जाती है। बार कोड से वेरिफिकेशन नहीं होगा। जब ये शाम को पोलिंग खत्म होगी, इन मशीनों को एक सेंट्रल जगह ले जाया जाएगा, वहां ये डाउनलोड होंगी, वो डेटा पोलिंग होगी, जो पर्चियां निकलेंगी वो कोई उसकी हैसियत नहीं। ये तो कहते हैं पर्ची जो है वो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होगी, अगर आपको तो पर्ची पड़ी हुई है आप देख लें, पर्चियां काउंट करेंगे जैसे हम वोट काउंट करते हैं। फिर इस वक्त जो प्रोसेस है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लोगों को खुद ही निशान लगाते हैं, वो काउंट करते हैं, लोग उस निजाम को जानते भी हैं। ये बहुत सी इसमें टेक्निकल इश्यूज भी हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं। और ओवरसीज जो वोटर्स हैं, अब जो आपने कहा कि इंटरनेट वोटिंग हो जाएगी तो वो लोग तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और पिछले जो हमारे थे उसमें एक थोड़ा सा ट्रायल किया भी था, उससे आप लोगों को कोई एतराज है या नहीं? उस पर कोई एतराज नहीं? देखें, आप दो निजाम नहीं कर सकते, एक ईवीएम का और एक इंटरनेट वोटिंग हो, ठीक है, फिर दोनों इंटरनेट वोटिंग रखें। ओवरसीज वोटिंग में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, वो क्या? वो जो आईनी, मेरे नजदीक वो कानूनी आईनी मसाइल हैं जी। मसलन आपकी सबसे बड़ी आबादी सऊदी अरब में रहती है, वहां पर वोटिंग की इजाजत नहीं है। आप कैसे 40 लाख 50 लाख लोग हैं, वोटिंग की इजाजत नहीं है। यूएई में वोटिंग की इजाजत नहीं है। बहुत से और ममालिक हैं जहां पर लोग फैले हुए हैं, वो कहां पर आकर, अगर इंटरनेट वोटिंग भी आपने करवानी, क्या वो घर से करेंगे या आपके एम्बेसीज में आकर करेंगे? दूसरी बात यह है, वोट का हक उसको होता है आपके मुल्क के, जब आप हुकूमत सिलेक्ट कर रहे होते हैं, पार्लियामेंट, जिसकी वफादारियां आपके साथ हों। तो जो बाहर है उनकी वफादारियां पाकिस्तान के साथ नहीं है। जो डुअल नेशनल्स हैं उनके स्टेटस को आप चेक कर लेना। अब उनसे फिर हम इसका मतलब है ज़र मुबादला ना लें, रेमिटेंसेस ना लें, मना कर दें उनको कि आज से तुमने पैसे नहीं भिजवाने हमें। मुबादला बिल्कुल वो आपको भेज रहे हैं ना, अब जबरदस्ती आप टैक्स तो नहीं है ना ज़र मुबादला। ये मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपको कर रहा हूँ। मसलन जो अमेरिका में सिटीजन हैं, आप अमेरिका का ओथ पढ़ लें। वो क्या कहता है जी? ओथ पढ़ लें। यूके में जो लोग रहते हैं, मसलन कल जंग होती है, वफादारियां हमारी उस मुल्क के साथ है जिसकी हमारे पास नेशनलिटी है, लिखा हुआ होता है। मैं कहता हूं वो भी आप छोड़ दें, आप वोट का हक दे दें। कौन से हल्के में वोट करेंगे, कैसे करेंगे? वो तो सिस्टम बनाया जा सकता है। फर्स्ट जहां से मैं ये कह रहा हूं, उस पे एड्रेस परमानेंट या कुछ इस किस्म का। मैं पहला तो मुद्दा ये है कि दें या ना दें उनको वो हक, या हमने उनको डिक्लेयर कर दिया कि आज से आपका पाकिस्तान से ताल्लुक डिबेट कर ले, इस पे डिबेट कर ले, क्योंकि बहुत से इश्यूज आते हैं, बहुत से इश्यूज आते हैं इसके अंदर। दूसरे ममालिक को देख लें कि क्या वो वोट का हक देते हैं नहीं देते, और अगर इंटरनेट वोटिंग हो सकती है तो फिर पाकिस्तान में सबको इंटरनेट वोटिंग दे। मेरे जो हल्के के लोग कराची में रहते हैं, वो क्यों सफर करके आए और यहाँ पर वोट दें? वहीं से वोट दे ले। सही बात। अगर आप ये सिस्टम परफेक्ट कर सकते हैं ओवरसीज इंटरनेट वोटिंग का, तो पाकिस्तान के अंदर तो और भी आसान होना चाहिए। लेकिन एक और सवाल है कि वो हुकूमत ये कहती है कि ऑपोजिशन जमातें अभी तक चाहती नहीं थी रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसलिए अपने अदवार में इन्होंने उस पर काम नहीं किया। अब जब हम कर रहे हैं तो हमें भी रोक रहे हैं। ये भूल जाते हैं। मैं ये माजी आपको सर हमने बुलाया ताकि आप याद कराएं। इनकी ज़हनी कैफियत, मैं अब क्या कह सकता हूँ, सिलेक्टिव एमनीजिया है इस हुकूमत में और इसके लीडरों में। ये 2 साल एक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा रही। 2 साल कमेटी बनी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री। सही बात। आप उस कमेटी की कंपोजिशन देख लें। हुकूमती अरकान कितने थे? 13। अपोजिशन कितनी थी? 20। मोर देन देम। कंसेंसस से हर बात हुई, हर मेरा 125 से ज्यादा मीटिंग्स हुई। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमेशा कंसेंसस से होते हैं। कल एक और हुकूमत आएगी, वो सारे बदल देगी। सही। फिर आप क्या करेंगे हर रोज? और फिर मैं ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि क्या जो कानून आप पास करें उल्टे सीधे, जो इम्प्लीमेंटेबल ना हो, जो आइन से मुतसादिम हो, क्या इलेक्शन कमीशन उसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदार है या नहीं? हाँ। क्या वो कर सकता नहीं है? और फिर यहाँ पर पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाए गए हैं। यानी एक कानून रखा गया है
कि आप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप मुल्क के शहरी हैं या नहीं हैं, वो जिस दिन आप कागज़ फाइल करेंगे उस दिन नहीं होगा, जिस दिन आप की स्क्रूटनी होगी उस दिन होगा। ओके। और ये आज से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये 5 साल पहले से इम्प्लीमेंट होगा। ओके। और ये किनको फायदा पहुंचा रहे हैं इससे? ये एक वजीर थे साहबका, जो जिस दिन कागज जमा करवाए कराची के, जी, तो वो मुल्क के शहरी नहीं थे। उस जब कागज जमा हो गए फिर शहरियत छोड़ दी, और 2.5 साल 3 साल से उनका केस चल रहा है अदालत में। कोई फैसला नहीं होता। अब वो सेनेटर हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उनके लिए मुकम्मल नेक जज्बात रखता हूँ, लेकिन मुल्क के साथ तो ये खेल ना खेले ना। उनके भी नेक जज्बात होने चाहिए मुल्क के। जो चीज़ उस जब आपने काम किया, मैं ये कह दूं कि यार कत्ल जो है ना पाकिस्तान में माफ है, और 10 साल पहले से माफ है। सही। इस तरह के कानून नहीं बन सकते, ऐसे कानून नहीं। मेक सेंस। इसलिए जरा वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के नाम पर जो बदनीयती से काम हो रहा है ना, वो अवाम के सामने रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होती है इनके साथ। सर आपको दोबारा भी दावत देंगे। बहुत शुक्रिया।